हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा लेसन नंबर 9, उसका बेटा आज लास्ट पार्ट करेंगे अपन। चैप्टर नंबर 9 अपन आज क्लियर कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट पार्ट बच रहा है हमारा, वो बच रहा है बेटा कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, जो हमारा एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर। बेटा जो एग्रीकल्चर है हमारा, उसका क्या योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, आज वो देख लेते हैं अपन। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियरली अच्छी तरह समझ में आ जाए इस तरीके से मैंने लिख के बता दिए हैं आपको। चलिए देखते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी में बेटा योगदान है वो बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर बात करें हम 1950s के बारे में बात जाके करें तो कहते हैं कि हमारी 70% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है बेटा, लगभग 70% जनसंख्या। और उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? उनका प्रमुख कार्य होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो वो मेनली अपने यहाँ पे काम एग्रीकल्चर का ही होता है। अपन वी आर वेरी लॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। मानसून पे डिपेंड रहते हैं। मानसून अच्छा आता है तो फसल भी अच्छी होती है, और मानसून बुरा आता है तो फसल भी बेकार होती है अपने यहाँ पे, फिर महंगाई बढ़ती है। चलिए तो देखते हैं। तो इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा योगदान है बेटा एग्रीकल्चर का, वो है, पहला योगदान क्या है? रोजगार में योगदान, एम्प्लॉयमेंट में, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैसे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है? कि एग्रीकल्चर गिव्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट 55.6% पीपल्स। लो भाई, अब योगदान ही देख लीजिए आप। यानी एग्रीकल्चर सीधे तौर पर कितने लोगों को रोजगार देता है? 55.6% में, बहुत ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा है। देखो बेटा आप, इतनी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की। दूसरी चीज, इट्स एलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कहता है कि केवल एग्रीकल्चर में केवल एग्रीकल्चर खेती करना ही शामिल नहीं होता बेटा, उसके अंदर अलाइड एक्टिविटीज भी होती हैं उसकी। अलाइड एक्टिविटीज में आ गया आपका एनिमल हस्बेंड्री आ गया, पशुपालन आ गया आपका, मुर्गी पालन आ गया, ठीक है, मत्स्य पालन आ गया आपका। इस तरीके जो इसके शायद अलाइड एक्टिविटीज कहलाती हैं, ये एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं बेटा। तो इन सबको मिलाकर के 55.6% योगदान देता है एग्रीकल्चर हमारे भारत वर्ष में, ठीक है। ये तो पहले की बात की जाती है, ठीक है। और एंड इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। और दूसरी गजब की बात क्या है? जो इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है बेटा, ठीक है। जैसे रबर इंडस्ट्री हो गई अपनी, ठीक है, जैसे अपनी ऑयल सीड इंडस्ट्री हो गई आपकी, लेदर इंडस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट करती है। शुगर इंडस्ट्री हो गई आपकी। तो ये क्या करता है? ये रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है बेटा। क्या उपलब्ध करवाता है? रॉ मटेरियल्स उपलब्ध, कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अब जैसे चीनी की मील की बात करें अपन, तो गन्ना भेजते तो वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब उसमें बन के वो क्या बन रहा है? उससे जैगरी भी बन रही है, गुड़ बन रहा है बेटा, उससे एल्कोहल भी बन रहा है उससे, और चीनी भी बन रही है। तो ये रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रोल इन जीडीपी। बेटा ये बहुत मोस्ट है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, रोल इन जीडीपी। जीडीपी में क्या योगदान है? जीडीपी में होता क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये अपन इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में इसको और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि जीडीपी होता क्या है हमारे। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पादन। यानी हमारे भारतवर्ष में, यानी हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर जितना भी एक साल के अंदर, एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अवर कंट्री, उसे ही अपन क्या कहते हैं बेटा? जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पादन। तो इसमें क्या योगदान है? इस प्रोडक्शन के मामले में क्या योगदान है? तो एग्रीकल्चर होल्ड प्रोमिनेंट पोजीशन इन जीडीपी। कहता है एग्रीकल्चर का तो बहुत सबसे ज्यादा योगदान रहता है एक तरीके से देखा जाए तो, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ। कैसे? देखिए आगे, कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो 1951 में पहली बार गणना की गई इस बारे में कि एग्रीकल्चर का कितना योगदान है हमारे यहाँ पे, प्रोडक्शन में कितना योगदान दे रहा है, उत्पादन में क्या योगदान दे रहा है, ठीक है। तो कहते हैं 1951 में जब पहली बार इसका योगदान देखा गया तो लगभग कितना परसेंट था इसका? 55% बेटा। 1951 में इसका 55% योगदान था बेटा, ठीक है। और ये कौन सी रेटों पे निकाला बाद में गया? कौन सी रेटों पे निकाला गया था? ये 91 के रेट्स पर, 1991 की रेट्स पर निकाला गया था, ठीक है। बुक में देख सकते हो आप। और इसको फिर आते हैं अपन 1990 में। 1990 में कितना रहेगा योगदान? तो ये कितना हो गया था? 44.26%। घट गया ना बेटा, इधर घट क्यों गया? कारण है उसका, क्योंकि केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे अपन 50 सालों तक। उसके बाद अपने यहाँ पे अदर इंडस्ट्रीज भी आ रही है बेटा। जैसे अपने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक होता है टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर आता है केवल, सेकेंडरी में आपकी आ जाती है इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और टेरिशरी सेक्टर में आपकी आ जाती है सर्विसेज।
जैसे बैंकिंग वगैरह, टीचिंग वगैरह, जॉब्स वगैरह, ठीक है, ये आ जाती हैं। तो इन दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों सेक्टर्स का भी योगदान अपने यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, इसलिए 44.626% 1990s में रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 2007 2008 की, 2007 2008 में कितना योगदान रह गया इसका जीडीपी में? 17.8%। घट रहा है? जी हाँ घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि ये दोनों वाले ये हैं आपके, तो ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि 90s के बाद में अपने यहाँ पे लिबरलाइजेशन पॉलिसी आ गई थी। देखिए, चलिए, ये कौन सी रेट पे निर्धारित किया गया है बेटा? ये निर्धारित किया गया था आपकी 1990 से 2000 वाली रेटों पे निर्धारित करके जीडीपी निकाली गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 2015-16 में कितना परसेंट रह गया? मात्र 15.6% रह गया, मात्र 15.6% रह गया। ये कौन सी डेट्स पर निकाला गया? ये निकाला गया 2011 और 12, ठीक है, 2011-2012 वाली रेटों पर इसको निकाला गया है। ठीक है, अब आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है बेटा, आपको इतना ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर होल्ड्स द प्रोमिनेंट पोजीशन इन जीडीपी। ठीक है, पहली चीज है। कितना परसेंट योगदान था? 55 था, उसके बाद और कम हो गया, 44 हो गया, उसके बाद 17 रह गया, उसके बाद 15 रह गया। क्यों रह गया? सीधा सा प्रोग्राम सेट कर दिया अपन ने कि जो दो सेक्टर्स थे हमारे, वो दोनों सेक्टर बढ़ते जा रहे थे और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ये लगातार कम होता जा रहा था। देखिए अगली लाइन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ग्रोन इन रैपिड पेस आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर पब्लिक का भाई मोह भंग हो गया, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हम सीधी टोटली डिपेंडेंट रहते हैं बेटा। एग्रीकल्चर जो है मानसून पर डिपेंड रहता है, और आपको तो पता है बेटा मानसून की स्थिति क्या रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, सूखा ज्यादा क्षेत्र होता है अपने यहाँ पे, कभी तो अतिवृष्टि हो जाती है, कभी कम वृष्टि हो जाती है अपने यहाँ पे, नहीं कम बरसात हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉरेन बिजनेस। क्या फॉरेन बिजनेस यानी विदेशी व्यापार में योगदान? एग्रीकल्चर किस में योगदान देता है? विदेशी व्यापार में योगदान देता है। कैसे? इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.07% इन एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इंडिया कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर रहा है? 2.07%। ओके, तो यानी यहाँ पर भी योगदान हो गया। दूसरी चीज, इंडिया इज एट द 10th प्लेस इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर बात करें कृषि एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है बेटा? इंडिया आता है 10th प्लेस पे। ओके, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन, अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अब कौन कौन से प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, टी हो गया, शुगर हो गया, ऑयल सीड हो गया, टबैको हो गया, स्पेसिस हो गया, बासमती राइस हो गया, जूट टेक्सटाइल हो गया, ईडेबल ऑयल्स हो गया, और बहुत तरह की चीजें हमारे यहाँ पर। जेम्स इंडस्ट्री भी बहुत हमारे यहाँ पर बहुत तरक्की कर रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे स्पाइसेस मसाले तो बहुत फेमस हैं ही है बेटा। ठीक है, पब्लिक यूरोपियन कंट्रीज जो है फैन है हमारे मसालों की। ठीक है, और अपने यहाँ का कपड़ा भी दूसरी जगहों पर जाता है, इसलिए जूट टेक्सटाइल भी इस पर निर्भर। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर ही निर्भर हैं, और प्लस यहाँ से ये चीजें बाहर जाती हैं। अब ये चीजें बाहर जाएंगी तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इकोनॉमी में फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, इंडिया इट इज 4th बिगेस्ट सेक्टर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। कहते हैं अगर एक्सपोर्ट सेक्टरों की बात की जाए तो इसका चौथे नंबर पे नंबर आता है, यानी 4th नंबर पे ये आता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे आते हैं अपन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। ये अपने ऊपर वालों से ही मैच कर रहा है, बस एक लाइन में समझ में आ जाएगा। क्या एग्रीकल्चर जो है वो क्या उपलब्ध करवाता है इंडस्ट्रीज को? रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाता है। सिंपल सी बात है, जैसे टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गया अपना, शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना हो गया आपका, जूट हो गया, रबर हो गया। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। आगे आते हैं, अब आता है मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये कहता है आपसे इसके बाद कि इट इज ए वेरी बिग मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहता है। अब देखिए कैसे, 60% ऑफ पीपुल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमने बात की लगभग 50 से 60% जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर किस पर निर्भर करते हैं? एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। ओके, तो उनके लिए एक मार्केट भी बनेगा इस चीज के लिए। तो क्या कहता है देखो आगे, एज दे लिव इन विलेजेस दिस सेक्टर प्रोवाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का बेटा अलग से मार्केट होता है। कैसे? उनको खाद चाहिए होती है, उनको बीज चाहिए होता है, उनको ट्रैक्टर हार्वेस्टर चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो इनका भी बेटा एक अलग मार्केट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग मार्केट इनको निर्धारित करवाता है कि मार्केट फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे हो गए आपके ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हो गया अपने यहाँ पे पूरा का पूरा अपना कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी। अब एक लास्ट चीज बची, अपना लास्ट पैराग्राफ बचा बेटा।
तो वो भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो वो कैसे क्लियर करते हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर अपने यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एक छोटा सा कि व्हाट विल वी डू टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन आता है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करने के लिए हम क्या करेंगे। हमारे यहाँ पर यदि कृषि का विकास करना है हमको, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है इलिटरेसी को हटाना होगा बेटा। इलिटरेसी यानी बेरोजगारी। पहली चीज क्या है, बेरोजगारी को हटाना होगा बेटा। दूसरी चीज, लोगों को अवेयर करना होगा, ठीक है। उनको टेक्निकल एजुकेशन भी देनी होगी। और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल एजुकेशन देने के अलावा जो ओल्ड तरीके हैं, जो ओल्ड हमारे यहाँ पे जो वेज हैं, ओल्ड वेज ऑफ फार्मिंग, उन्हें अपन को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और जो नई हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर्स आ गए हैं, नई पेस्टिसाइड्स वगैरह आ गए हैं और नए इक्विपमेंट जो आ गए हैं, उनको अपन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये इसमें काम आ जाएगा और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बेरोजगारी को हटाना पड़ेगा, प्लस पॉवर्टी को हटाना पड़ेगा। बेरोजगारी को हटाना पड़ेगा, पॉवर्टी को हटाना पड़ेगा, नई तकनीक का प्रयोग करना, न्यू टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज हमारी जो रह गई थी इससे पहले, तो वो जो रह गई थी हमारी, वो मैं आपको करवा देता हूं एटलीस्ट मैं, ठीक है। चलिए आपको करवा देता हूं, जैसे कैस्टर। कैस्टर मीन्स होती है बेटा अरंडी। कैस्टर मीन्स क्या होती है, अरंडी होती है बेटा, ठीक है। तो कैस्टर को देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। चलिए, कैस्टर होती है बेटा अरंडी। यानी एक ऐसी फसल है इसमें से क्या निकलता है, तेल निकलता है बेटा, ठीक है। तो ये कैस्टर जो है बेटा, ये किस काम में आती है, अपन को छोटा सा 1-2 नंबर का मैटर हो रहा है, ये और देख लेना है। ये एज ए लुब्रिकेंट काम आती है। एज ए लुब्रिकेंट्स काम आती है मशीन। जो मशीनें चलती है ना, उनमें तेल वगैरह डालने के लिए ये वाला तेल ही डाला जाता है, जिससे क्या हो, उनके बीच में रफनेस कम हो जाती है, वो स्मूथली काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना। इसके अलावा फिर दूसरा आता है अपना सोप मेकिंग। सोप मेकिंग में भी इसका प्रयोग होता है बेटा कैस्टर का, ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और है, लेदर टैनिंग। लेदर को चमकाने के लिए भी बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, कैस्टर का। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको, एज ए लुब्रिकेंट इन द मशीन्स, मशीन में डालने के लिए काम में आता है एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। सोप मेकिंग में काम में आता है। लेदर टैनिंग, लेदर को चमकाने के लिए काम में आता है। अच्छा, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है ये भी देख लेते हैं। तो बेटा इसका प्रोडक्शन होता है गुजरात में। गुजरात में लगभग इसका प्रोडक्शन कितना होता है बेटा, 65% होता है। और राजस्थान में लगभग 25% के लगभग इसका प्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये, ठीक है। तो ये तो था अपना कैस्टर, इसको अलग से लिख लें, ये अपना रह गया था पहले। तो ये तो था, ये अपना चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।